हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि प्रश्नीकरण कौशल होता क्या है और उसको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्नीकरण कौशल होता क्या है, प्रश्नीकरण कौशल का क्या उपयोग है एक शिक्षक के जीवन में। तो दोस्तों, शिक्षक के लिए प्रश्नीकरण कौशल का यही उपयोग है कि उसके माध्यम से ही प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से ही शिक्षक क्या करता है कि छात्र ज्ञान का प्रसार करता है, उनके बुद्धि विवेक को चिंतन की ओर ले जाता है, उनके तर्क क्षमता को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें शिक्षक कर पाता है प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से ही। कई बार क्या होता है कि छात्र उत्तर गलत देते हैं या आधे अधूरे उत्तर देते हैं या रटे-रटाए उत्तर देते हैं, तुक्के लगा के उत्तर देते हैं। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए इस कौशल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात है कि इसको पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए भी इस कौशल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे अनुशीलन प्रश्न कौशल भी कहा जाता है, इसे प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल भी कहा जाता है, इसे खोजक प्रश्न कौशल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो शिक्षक है उसके क्या-क्या उद्देश्य होते हैं जिसको इस प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से पूरा करना होता है। तो सबसे पहले होता है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित कराना, यानी कि प्रकरण के छात्रों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें उससे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। छात्रों को अभिप्रेरित करना, छात्रों को मूल पाठ की ओर ले जाना, उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रयास करना, उनके अंदर रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए भी हम प्रश्न पूछते हैं तो बालकों के अंदर जिज्ञासा जगती है कि आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ना है तो उसके अंदर भी उत्सुकता आती है तो वो बातों को ध्यान से सुनता है। छात्र की कठिनाइयाँ जानकर उनका निवारण करना, उनकी कल्पना, उनका विचार कल्पना, चिंतन, अवलोकन, निरीक्षण, विश्लेषण आदि शक्तियों का विकास किया जाता है। छात्रों की मानसिक उपलब्धियों का विकास किया जाता है। उनके प्रदर्शन करने का छात्रों को प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाता है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हम भी इन चीज़ों को बता सकते हैं। यहाँ तक तो हमने जाना कि प्रश्नीकरण कौशल होता क्या है, इसको किस-किस नाम से कहते हैं, इसको प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, इसको खोजक प्रश्न कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, हम सीखेंगे कि इस कौशल का जो पाठ्य योजना है, सूक्ष्म पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे है पर्यवेक्षक का नाम, फिर होता है यहाँ पे कौशल का नाम और उसके बाद से हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आके हम ऐसा कॉलम बना लेते हैं और इस कॉलम का नाम होता है दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि। इसकी भी अवधि 6 मिनट की होती है। 6 मिनट से अधिक इसकी अवधि नहीं होती है। आपको 6 मिनट इसके लिए समय दिया गया रहता है। उसके बाद से आता है नीचे प्रकरण। प्रकरण का आपको बारी पता है कि हम प्रस्तावना के प्रश्न में भी प्रश्न पूछते हैं। तो उस प्रश्न में जब हमारा प्रकरण निकल जाता है तो उद्देश्य कथन करते समय ही हम प्रकरण को लिखते हैं। सेकंड नंबर पे है कौशल के घटक। कौशल के घटकों को हम समझ लेते हैं कि किस घटक का मतलब क्या है, किसका क्या अर्थ है। सबसे पहला है संकेत देना। संकेत देने से क्या तात्पर्य है कि जब भी कभी ऐसा होता है कि जो शिक्षक होते हैं उनके प्रश्न बालकों के लिए यानी कि छात्र-छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हमको क्या करना होता है, हमको और ज़्यादा प्रश्न तो पूछने होते हैं लेकिन उसी प्रश्न को तोड़-मरोड़ के उसको आसान-आसान करके छात्र के पास दिया जाता है कि वह उस प्रश्न का उत्तर दे सके। और इस तकनीक का इसीलिए प्रयोग किया जा और इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि छात्र हिचकिचाए नहीं और धीरे-धीरे उसको उत्तर की ओर ले जाया जा सके। सेकंड नंबर पे है विस्तृत सूचना प्राप्ति। विस्तृत सूचना प्राप्ति का हम प्रयोग तब करते हैं विस्तृत सूचना प्राप्ति का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब बालक से हम किसी प्रश्न का जवाब माँगे और उस बालक का वो आंशिक रूप से यानी कि आधा उत्तर दे, तब हम ये प्रयास करते हैं कि उस बालक से हम पूरा उत्तर निकलवा सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत उसको कहते हैं विचार करिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा देखिए ऐसा भी हो सकता है क्या? थोड़ा और ज़्यादा इस पे जोर डालिए। तो इस तरह से करके बालक से ही पूरे उत्तर को निकलवाया जाता है, ना कि छात्र को निरुत्साहित। तो हम विस्तृत सूचना प्राप्ति के बारे में ये समझे हैं कि जब छात्र आधा से आधा या थोड़ा बहुत उत्तर देता है, तो हम उसको पूरे उत्तर की ओर ले जाते हैं, अपने स्पष्टीकरण, अपने विचार, अपने जो भी व्याख्यान है, उसके माध्यम से छात्र को हम उसकी ओर ले जाते हैं। उसको ऐसा कह के कि
सोचिए और ज़्यादा सोचिए, इस पे और ज़्यादा आप आ सकते हैं और आप क्या बता सकते हैं इसमें। तो इस तरह से करके छात्रों से ही उस उत्तर को पूर्ण कराया जाता है। तो ये तो हो गया विस्तृत सूचना की प्राप्ति के बारे में। अब तीसरा है पुनः केंद्रीकरण। पुनः केंद्रीकरण क्या होता है कि जब कभी छात्र एकदम सही उत्तर दे देता है तो हम उस पे उसी घटना का सहारा लेके उसको उस पाठ की ओर ले जाते हैं, उसका केंद्रण करते हैं और जब देखते हैं कि छात्र पूरा पूर्ण समझदारी से उत्तर दे रहा है तो हम उसको और जांच करते हैं छात्र को कि छात्र क्या सही उत्तर दे रहा है। अगर सही उत्तर दे रहा है तो क्या इसको पता भी है कि उत्तर के बारे में, या ये सही तुक्का लगा के ये उत्तर दे रहा है। इसको ऐसा तो नहीं है कि इसने तुक्का लगाया उत्तर सही हो गया, इसको ऐसा तो नहीं है कि इसको जानकारी नहीं है। तो इसलिए पुनः केंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है और सबसे पहला चीज़ है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है इसके लिए इस पुनः केंद्रीकरण तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि छात्र के दिमाग में वो चीज़ प्रश्न के माध्यम से बैठ सके और अधिगम जो है वो उसके में स्थानांतरण हो सके। तो ये हो गया पुनः केंद्रीकरण। चौथा है चौथा है आपका पुनः प्रेषण। पुनः प्रेषण क्या है कि एक जब शिक्षक द्वारा सभी एक ही प्रश्न को कई छात्रों से पूछा जाता है, जिससे कि सारे पूरे जितने कक्षा के छात्र हैं सबकी सहभागिता प्राप्त हो सके, सबके उत्तरों को मालूम चल सके कि और भी छोटे छोटे प्रश्न बनाकर छात्रों से पूछे जाते हैं और फिर धीरे धीरे मुख्य प्रश्न की ओर आया जाता है। तो ये भी एक तकनीक है पुनः प्रेषण का। लास्ट है आलोचनात्मक सजगता। आलोचनात्मक सजगता जैसे कि अगर हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, बालक ने सही सही जवाब दे दिया तो हम पूछेंगे कि अब उसमें हम उसके तर्क को जांचने के लिए क्या पूछते हैं हम, क्यों ऐसे होगा, क्यों कैसे होगा। जैसे अगर हम कह देते हैं कि पहले पत्थर जैसे हम पूछे कि आदि मानव के ज़माने में किस चीज़ के हथियार बनते थे, उसने कहा पत्थर के। तो मैं पूछूंगा क्यों पत्थर के ही बनते थे, क्यों नहीं औजारों के बनते थे। तब उसको ये सोचने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ इसलिए पत्थर के बनते थे कि उस समय तक जो मेटल था, लोह धातु थे, उनका खोज नहीं हुआ था, इसलिए पत्थर के ही औजार बनते थे। यहाँ तक तो हो गया आलोचनात्मक सजगता। अब दोस्तों आते हैं हम नीचे, उसके बाद से हम पाठ प्रस्तुतिकरण वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें हमारा यहाँ पे 8 से 9 प्रश्न होगा क्योंकि ये प्रश्नीकरण कौशल है। तो इसमें हम सबसे पहले ही प्रश्न समस्यात्मक लाते हैं कि उस बारे में हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहीं पे हमारा समस्यात्मक हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ही रिलेटेड हम एक एक प्रश्न पूछेंगे और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आएंगे। तो सबसे दूसरा प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता से पहले किसका शासन था। तो अंग्रेजों का था। अंग्रेज भारत क्यों आए थे, व्यापार के लिए। व्यापार के लिए उन्होंने किस कंपनी का स्थापना की, ईस्ट इंडिया। पांचवा है ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके अनुमति से की गई, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी किन चीज़ों का व्यापार करती थी, तो मसालों में। कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत में। इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जब ये पूरे प्रश्न हम पूछ लेते हैं तो इसी से प्रश्नों से एक सम्मिलित उत्तर की खोज में एक और हम प्रश्न पूछते हैं लास्ट में, और वो प्रश्न होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताइए। अब छात्र ने जितना वो क्वेश्चन सुना है उसी से अपना उत्तर सम्मिलित करके बताएगा कि भारत में अंग्रेज व्यापार के लिए आए, उन्होंने व्यापार के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी भारत में मुख्यतः मसालों का व्यापार करती थी। इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। ये सारा आपके देखिए प्रश्नों के उत्तर को ही सम्मिलित जवाब ये लास्ट वाले क्वेश्चन में आ गया। अब लास्ट में हम बनाते हैं निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में पहला ही होता है टैली, यानी कि जो घटक के नंबर्स हैं उसको, फिर होता है व्यवहार घटक, और उसके बाद से लास्ट में होता है रेटिंग स्केल, जिसमें न्यूनतम 0 से 3, अधिकतम 4 से 7। ये आपके सारे कौशलों में बनेगा। पहले अब इसमें इसलिए बनता है कि आपने उस जो घटक थे उसके अनुसार प्रश्न पूछे हैं कि नहीं। तो जैसे पहला है संकेतात्मक प्रश्न पूछे गए, विस्तृत सूचना प्राप्ति के प्रश्न पूछे गए, यानी कि पूरे घटकों के प्रश्न पूछ लिए गए हैं। और उसके बाद से लास्ट में यहाँ पे सुझाव आलोचना और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। सुझाव आलोचना में आपको पता ही है कि यहाँ पे हम उस तर्क को लिखते हैं जो हमारे में पाठ्य योजना में कमी होती है या उसमें हमको कुछ सुधार करना होता है, तो जो हमारे शिक्षक बताते हैं या हमारे पर्यवेक्षक बताते हैं उसको हम यहाँ पे करते हैं।